तो स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे थोड़ी देर में कि जो आज का हमारा टॉपिक है ये है सोर्स डॉक्यूमेंट्स। देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि अकाउंट्स के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रूफ के तौर पे रखी जाती है, एविडेंस होता है हर एक ट्रांजैक्शन का, और उसी एविडेंस के बेसिस पे हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये दिख रहा है सबको स्क्रीन पे। एक बच्चा मुझे बता दीजिए सोर्स डॉक्यूमेंट दिख रहा है? यस सर। ठीक है, सभी म्यूट कर लो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपको भी पता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है इट इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये एक तरह से एविडेंस का काम करते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट बेसिकली है क्या? देखिए, द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट्स, या फिर वाउचर्स भी इनको लोग बोलते हैं। तो बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट आप समझ गए होंगे कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इन्हीं की मदद से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसा नहीं है कि अकाउंटेंट को कुछ भी बोल दोगे तो वो रिकॉर्ड कर लेगा। उसको वो बोलता है कि मुझे सबूत चाहिए। सपोज करो किसी बिजनेस ने गुड्स खरीदा 20,000 का, तो जब वो बताया जाएगा कि गुड्स खरीदा गया है तो अकाउंटेंट उसका प्रूफ मांगेगा कि गुड्स जो खरीदा गया है इसका वाउचर ला के दो या सोर्स डॉक्यूमेंट ला के दो, जिससे मुझे पता चले कि ये खरीदा गया है, किससे खरीदा गया है, उसकी बिल ला के दीजिए। तो यही सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट्स की बुक में। ठीक है, एंड लास्ट में देखो, इट इज द ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, ये ट्रांजैक्शंस का ओरिजिन माना जाता है और इसी से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। तो इसीलिए अगर कहा जाए तो अकाउंटिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला सोर्स डॉक्यूमेंट ही होता है। तो बेसिकली क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में मदद करता है और ये प्रूफ का काम करता है। अब अगर आप देखोगे सोर्स डॉक्यूमेंट्स बहुत तरह के हैं। इनफैक्ट हमारे पास 7 तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट्स हम डिस्कस करेंगे आज। और सब अपने अपने इनके अपने फीचर्स होते हैं और इनकी खास खूबियां हैं। जैसे सबसे पहले आता है सोर्स डॉक्यूमेंट में नंबर 1 कैश मेमो। देखिए आप इससे फेमिलियर हो, आप इसको अक्सर यूज करते रहते हो। अगर आप देखोगे कैश मेमो क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। जो दुकानदार होता है ना, जो सामान बेचता है, उसके द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है व्हेन द गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। जब कैश में सामान कोई भेजा जाता है, बेचा जाता है, तो ये कैश मेमो दिया जाता है। आपने कोई, जैसे सपोज करो आपने अकाउंट्स की बुक खरीदी टीएस ग्रेवाल, तो आप दुकान वाले से अगर कहोगे, जनरली तो उसको खुद ही कैश मेमो बना के देना चाहिए। लेकिन इंडिया में कस्टमर्स इतने अवेयर नहीं है, जो सब उससे मांगेंगे तो वो देता भी नहीं है जानबूझ के। तो ऐसे में आपको कैश मेमो लेना चाहिए, तो अगर आप मांगोगे तो जरूर देंगे। तो कैश मेमो आप देखोगे इसी तरह का होगा। यहाँ पे आप देखिएगा सीरियल नंबर लिख देते हैं वो लोग, और जिसका नाम होता है उसका लिख देंगे, यहाँ पे डेट लिख देते हैं, क्या क्या क्वांटिटी लिया है। मान लो आप अकाउंट्स की बुक ले रहे हो, तो आपने 3 अकाउंट्स की बुक है हमारे पास। सपोज करो मान लो आपने एक अकाउंट्स की बुक ली, तो वो लिख देगा बिजनेस स्टडीज लिख दिया, पर्टिकुलर्स में उसका नाम लिख देगा, रेट लिख देगा, और यहाँ अमाउंट करके और टोटल करके यहाँ दिखा देगा। तो आप देखोगे, और इस तरह से होता है। तो कैश मेमो बेसिकली तभी बनाया जाता है जब आप सामान कैश में खरीदोगे। तो इट इज या कैश में या चेक के थ्रू, दैट इज सेम। तो कह रहा है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। इट इट हैज डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी, रेट ऑफ ईच आइटम एंड अमाउंट रिसीव। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक करके हर चीज है। सबसे पहले इसने बोला है कि इट हैज डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना गुड्स बेचा गया है उसकी डिटेल्स होगी, तो वो यहाँ पे लिखा रहेगा। फिर इसी तरह से क्वांटिटी, आप देखोगे ये क्वांटिटी का ये रहा यहाँ पे, और रेट का ये रहा यहाँ पे, आप देख सकते हो रेट का ये रहा यहाँ पे, रेट हो जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हो अमाउंट, अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ यहाँ पे लिख देगा। तो ये सारी चीजें जो है आ जाएंगी, और अगर आप डिटेल्स देखोगे तो पर्टिकुलर्स में होगा। तो ये सब चीज मैंने निशान बना के दिखा दिया आपको। तो ये 1 बाय 1 आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां पे, और इसी तरह से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो उनके कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं? तो वन ऑफ देम इज कैश मेमो। आपको लिखना है कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर बेसिकली सोल्ड इन कैश एंड इट डिटेल्स आर रिकॉर्डेड एवरीवेयर, एंड द क्वांटिटी, रेट ऑफ ईच आइटम एंड टोटल अमाउंट इज रिसीव्ड। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? एनी स्टूडेंट हैविंग डाउट? सर हाँ बोलो। सर बिल और कैश मेमो में अंतर क्या होता है वैसे? देखिए जो बिल होती है ना बेटा, बेसिकली वो क्रेडिट के लिए होती है। अगर आप कहती हो बिल, है ना, तो ये जो है
उधार खरीदने की है, ये अगला यही आ रहा है, बिल ही मैं कराऊंगा अगला, इनवॉइस और बिल बोलते हैं। लेकिन अगर आप कैश मेमो देखोगी ना, तो जब आप कोई सामान कैश में खरीदती हो तो आपको हमेशा कैश मिलता है, लेकिन जो बिल मिलती है वो उधार खरीदने की मिलती है। अगर वही सामान आपने उधार खरीदा होगा तो आपको बिल मिलेगी। ज्यादातर लोग इंडिया के अंदर आप कभी भी जाओगे खरीदने तो आप जनरली कैश या चेक या इसी तरह से खरीदती हो, तो इसीलिए आपको कैश मेमो मिलता है। और जो बिल होती है उसको हम लोग इनवॉइस बोलते हैं, इनवॉइस, इनवॉइस और बिल्स। तो ये मैं अगला ही करा रहा हूँ, जैसे ये कर लोगी आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारी आदत हो गई है, हम लोग बिल ही बोलते हैं। जब भी आप बोलोगे हाँ बिल, बिल दे दो भैया, बिल तब लेते हैं जब हमने उधार दिया हो, और कैश मेमो तब लेते हैं जब हमने कैश में दिया। जनरली दुकान वाले कैश मेमो ही देते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, इनवॉइस, इसी में मैं लिख देता हूँ, आपने पूछा है तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा, बिल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग स्लैश लगा के बिल। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको बिल, इसको हम बिल बोलते हैं। अब देखो इसकी खास बात क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले, फिर दोनों में डिफरेंस देख लेंगे। कह रहा है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये जो है ना, सेलर तभी बनाता है जब सामान उधार बेचा गया हो उसकी तरफ से। इट हैज डिटेल्स ऑफ द पार्टी टू हुम गुड्स आर सोल्ड। इसकी खास बात क्या होती है कि आप देखोगे इसके अंदर जो डिटेल्स होती है ना, उस पार्टी का नाम होता है जिसको गुड्स बेचा गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये हाईलाइट करके मैं बाद में दिखा देता हूँ, इसमें ये जिसको इसने बेचा है ना उसका यहाँ पे नाम होगा, जहां मैंने एरो करके दिखाया है। तो आप देखोगे यहाँ पे डिटेल्स जो है, ये यहाँ पे इसकी डिटेल ऊपर दिखा देगा वो। ठीक है, और इसी तरह से गुड्स सोल्ड एंड द टोटल सेल्स अमाउंट, तो अब क्या क्या सामान बेचा गया है उसको भी दिखा देगा। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्वांटिटी है बेटा यहाँ पे, और कितने का रेट है वो लिख देगा, और टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखा देता है। ये देखिए टोटल अमाउंट जैसे ये दिख रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखा देगा। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेल्स इनवॉइस इज सेंट टू द परचेजर एंड डुप्लीकेट इज रिटेन्ड एज एन एविडेंस। तो दुकान वाला क्या करता है, जो इसकी ओरिजिनल कॉपी है वो खरीदार को दे देता है, जिसने गुड्स को खरीदा होगा ना उसको ये दे देता है, और उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपने देखा होगा, फोटो कॉपी नीचे वो लोग कार्बन लगा के रखते हैं, तो वो कार्बन पेपर पे वो छप जाता है, वो उनके पास रिकॉर्ड के लिए रह जाता है। तो आगे से कभी आपसे वो पैसा रिसीव करना होगा, जब आप बोलेंगे कि मेरे पास नहीं है, तो वो दिखा देगा वही डुप्लीकेट, और उस पर क्लेम भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब समझ में आ गया जिस बच्चे ने पूछा था, क्या नाम था बेटा आपने जिसने पूछा था? यस सर, आ गया समझ। ठीक है, तो देखो हमने दो चीजें पढ़ ली बेटा। सोर्स डॉक्यूमेंट, तो पहली बात तो हमने पढ़ा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसे ना ओरिजिनल, इसे कहता है, कहा जाता है कि ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसी से अकाउंटिंग शुरू होती है। फिर हमने पढ़ना शुरू किया अलग अलग तरह के सोर्स डॉक्यूमेंट। पहले पढ़ा हमने कैश मेमो। कैश मेमो एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सेलर इसको बनाता है, और कभी भी सामान जब कैश में बेचा गया होता है तभी ये बनता है। इसके अंदर पूरा सामान, बेचने वाला सामान जो बेचा गया है उसकी डिटेल होती है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी कितने 10 सामान 12 सामान कितने बेचे गए हैं, रेट क्या है हर एक सामान का, और टोटल अमाउंट कितना पैसा मिला है। इसके लिए बनती है कैश मेमो। दूसरा आता है इनवॉइस और बिल। ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर सेलर जो है इसको बनाता है, जैसे कि कैश मेमो है वैसे ही है, और इसके अंदर पार्टी का डिटेल होता है जिसका, जिसको बेचा गया होता है ना। मैं यहाँ पे दिखाऊं थोड़ा हाईलाइट करके, ये देखिए थोड़ा सा प्रिंट साफ नहीं आया है, अच्छा मिल नहीं रहा था कहीं ज्यादा, तो बस जितना भी मिल पाया मैंने लगा दिया है। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे डिटेल्स, इसके नाम उनके डिटेल यहाँ पे रहेंगे, और इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्या क्या सामान है, कितना है, क्वांटिटी देखो यहाँ पे दिख रहा है ना 1 5, और इतने इतने रुपए हैं, और ये टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे बेटा यही है बेसिकली इसका, कि सब कुछ इसमें मेंशन होता है, और जिसको बेचा गया होता है उधार, उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है, और इतना अमाउंट उसको बकाया है तो उसको देना है। अब इसका मेन क्या होता है कि ओरिजिनल जो है उसकी कॉपी वो परचेजर यानी कि जिसने खरीदा है उसको दे दिया जाता है, और दुकान वाला जो है इसकी डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख ले। तो ये हम लोगों ने दो डिस्कस कर लिए। इन दोनों में से किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो पहले डिस्कस कर लेते हैं। किसी बच्चे को पूछना है बेटा इससे रिगार्डिंग? नहीं ना? अब अगली बार से ध्यान रखना, जब आप उधार खरीदते हो तब तो आप इनवॉइस या बिल लोगे, और जब आप कैश में लेते हो तो उसको हम लोग कैश मेमो बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, जब आप कैश देके सामान लेते हो ना, तो दुकान वाला जो है कैश मेमो ही आपको देगा। उसमें और इसमें बस यही फर्क है बेसिक, कि यहाँ पे नाम वाम मेंशन करता है वो, क्योंकि उसने उधार दिया है तो आपसे वसूलना भी तो है।
तो इसीलिए आपका नाम वगैरह जो है, डिटेल, एड्रेस, फोन नंबर, ये सब रिकॉर्ड में रखता है। और क्योंकि आपने कैश में दिया है तो उसकी जरूरत नहीं है, तो इसीलिए कैश मेमो नाम वगैरह नहीं रहता है, वो बड़ा सिंपल रहता है। तीसरा आ जाता है रिसीट। इससे तो आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो। इनफैक्ट मैंने इसको इसीलिए चुना क्योंकि आप फी पे करते हो तो आपने ज्यादा अच्छे से देखा होगा। देखिए रिसीट क्या होता है, इट इज यूज व्हेन द कस्टमर गिव कैश टू द बिजनेस फर्म। ये इसको तब यूज किया जाता है जब कस्टमर अपना कोई भी सामान बिजनेस को पैसा पे करता है, तो उसके लिए होता है। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ कैश पेड और रिसीव्ड बाय द बिजनेस। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके पैसे रिसीव करती है वो प्रूफ के तौर पे आपको रिसीट देती है, जिसके अंदर आपका नाम, रिसीट नंबर, किस बात के पैसे लिए, और आपने पैसा किस तरह से पे किया, कैश से किया है कि चेक के थ्रू किया है, और उसकी रिसीविंग आपको पकड़ा दिया जाता है, जिससे कि कल को अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बोले कि नहीं नहीं मुझे तो पैसा नहीं मिला, तो आप प्रूफ के तौर पे उसको दे सकते हो कि ये देखो आपने मेरे पैसे जमा किए थे और ये रहा सबूत, और आपके साइन है, और ये इस तरह से, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को मानना पड़ेगा। ये ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो आप स्कूल में फीस जमा कराते हो, तो इसकी आप रिसीट लेते हो स्कूल की तरफ से, है ना। और मान लीजिए इंस्टीट्यूट में या कहीं भी एडमिशन कराते हो, आपके भाई बहन भी आप कहीं भी कराते होंगे एडमिशन, तो देखिए इसी तरह का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, आप समझ सकते हो इस बात को। रिसीट नंबर यहाँ पे होता है नेम ऑफ द स्टूडेंट, कौन सा कोर्स के लिए एडमिशन लिया है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, जैसे 3 मंथ 5 मंथ जैसा भी है, कौन से तारीख को उसने पेमेंट दिया उसका मेंशन यहाँ पे होगा। और पर्टिकुलर्स में देखो आप किस किस चीज के पैसे दिए हैं, एडमिशन फी का है, ट्यूशन फी का है, एग्जाम फी का है, ये सब सारा अमाउंट है। टोटल अमाउंट उसने 1300 दिया है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि जो पेड बाई कैश है वो इतना है। और फिर लिख रहा है कि कोर्स का फीस 6000 है, जिसमें से 1300 जो है उसने पेमेंट कर दिया, तो अभी बच गया है जो 4700। तो अगली किस्त इंस्टॉलमेंट जब भी भरेगा वो उसको 4700 और भरना बाकी है, तो इसका मतलब उसको और पे करना है, तो वो पे करेगा। सबको समझ में आ गया रिसीट क्या होता है? इट इज यूज्ड व्हेन द कस्टमर गिव कैश टू द बिजनेस। जब कस्टमर बिजनेस को पेमेंट करता है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये जानकारी देने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए कि उसको पैसा मिल चुका है आपकी तरफ से, एक प्रूफ देती है, उसी प्रूफ को रिसीट कहा जाता है। यहाँ पे पी जो है साइलेंट है, याद रखना। इसको हम लोग रिसीट बोलते हैं, कई बच्चे रिसिप्ट बोलते हैं, बट ध्यान रखिए आप अगली बार से इसको रिसीट बोलना। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? एनी स्टूडेंट? चलिए ठीक है। कौन बताना चाहेगा बेटा ये तीनों डॉक्यूमेंट पहले ही, आगे बढ़ने से पहले? कोई बच्चा है जो डिस्कस करेगा थोड़ा अपनी लैंग्वेज में? क्लास? 26। हाँ बोलो बेटा, स्टार्ट करो। 26 रोल नंबर, नाम बताना। सर गौरव। हाँ गौरव बोलिए। सर पहले हमने पढ़ा कि वाउचर क्या होते हैं, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है एविडेंस का जिससे ये सोर्स, पता एक चलता है एक कि सेकंड, एक सेकंड बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ा। हाँ ये एक तो ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिससे ये पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हो और बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए। वेरी गुड, ठीक है। और ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ का मतलब प्रूफ देता है, ठीक है। फिर आपने कैश मेमो बताया। हाँ ठीक है, पहला कैश कैश मेमो प्रूफ है। सेल जो सामान बेचता है उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, और उस वो कैश जब कैश में पेमेंट करता है तब दिया जाता है। और इसमें ये डिटेल होती है कि कौन सा गुड सोल्ड किया गया है, कितनी क्वांटिटी में दिया गया है, और रेट दी गई होती है ईच आइटम की, और टोटल अच्छा अमाउंट रिसीव किया होता है कितना किया ठीक होता है, है। ठीक है, नेक्स्ट। और दूसरा है इनवॉइस। जब कोई भी सेलर कोई भी सामान क्रेडिट पे सोल्ड करता है तो उसे इनवॉइस कहते हैं। अच्छा ये इस बताइए, अगर हम कैश में, जैसे सपोज करो हम कैश दे देते हैं, तो क्या दुकानदार इनवॉइस देगा या कैश मेमो देना चाहिए? पर कैश मेमो ठीक है, हाँ आगे बता दो पहले, फिर एक दो चीजें पूछेंगे दूसरे बच्चे। इसमें पार्टी की जो भी जिसने भी सामान लिया होता है उसको डिटेल रहती है कि क्या सामान खरीदा है और कितने क्वांटिटी में खरीदा है, और ठीक है, टोटल सेल अमाउंट कितना होता है। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज भूल गए हो बताना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, फिर याद आ जाएगा। हाँ कंपनी का नाम किसने ले रखे हैं, किसने हाँ, लिया है। कंपनी नहीं, कस्टमर। कंपनी का नाम तो ऊपर रहता ही है, ये जो देख रहे हो ना, ये तो हमेशा हर एक बिल के ऊपर कंपनी का अपना नाम रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा जाता है कि किसको उसने पे किया, और कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो बिल वाला जो है रिकॉर्ड करके रखेगा, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर, उसका घर का एड्रेस,
है ना, और कुछ मेन डिटेल्स वगैरह जो है लिख के रख लेता है। तो आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा ये बताइए, इसकी ओरिजिनल कॉपी किसके पास रहती है, दुकान वाले के पास कि कस्टमर के पास? तो दुकान वाले के पास। पक्का? गलत बोल गए ना। इसकी ओरिजिनल कॉपी जो है, ये जो परचेजर होता है ना बेटा, उसके पास होती है। जैसे मान लो आपने कोई सामान उधार खरीदा दुकान से, तो ओरिजिनल कॉपी आपके पास रहेगी और डुप्लीकेट कॉपी दुकान वाले के पास रहेगी। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। हाँ, ध्यान रखना है, इसमें कई बार गलती हो जाती है। तीसरा, सर तीसरा रिसिप्ट, जब किसी भी कंपनी, जब कस्टमर से कैश या चेक रिसीव होता है किसी भी कंपनी को, तो वो एक डॉक्यूमेंट इश्यू करते हैं उन्हें, जिसका नाम ठीक है, रिसिप्ट होता है। वेरी गुड, ठीक है। और ये एक एक्नॉलेजमेंट किया जाता है कि ये पैसा हमें मिल चुका है ना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा पे इन स्लिप। देखिए पे इन स्लिप काफी हद तक जो है, अगर आप देखोगे ना तो ये रिसीट की तरह ही है। आपने ये फेमिलियर होंगे, देखो मैं थोड़ा हाईलाइट करके दिखाता हूँ, कई बच्चों को पहचान लेंगे। कहाँ पे देखा है ये आपने? सर बैंक जब में। आप, बैंक में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बैंक तो में। लिखा हुआ है ये तो। देखिए आप सभी फेमिलियर हो कि बैंक में जब, जब में मनी हाँ डिपॉजिट कराते एग्जैक्टली, जब आप बैंक में मान लीजिए पेरेंट्स ने आपको भेज दिया कि जाओ पैसा जमा करा के आ जाओ। सपोज करो आपके बैंक अकाउंट में या आपको चेक जमा कराना है, तो ऐसे में हम लोग इसको यूज करते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट, कि पे इन स्लिप कहलाता है। आप जब भी जाओगे ना बैंक में, बोलोगे कि मुझे पैसे जमा कराना है, तो बैंक वाले बोलते हैं कि पे इन स्लिप ले लो और उसको भर लो। तो आपको हमेशा पे इन स्लिप लेना चाहिए। अब ये एक ऐसा फॉर्म है जो बैंक में अवेलेबल होता है, आप देखोगे काउंटर पे घुसते ही मिल जाता है ये। इट इज यूज फॉर डिपोजिटिंग कैश और चेक इनटू द बैंक। जब भी आप कैश जमा करते हो या चेक जमा करते हो, तो आपको ये फॉर्म भर के देना पड़ता है। और इसका जो काउंटर फॉइट है, अगर देखो काउंटर फॉइल विच इज रिटेन्ड बाय द डिपोजिटर। अब इसका काउंटर फॉइल ये वाला है, देखिए मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इसका काउंटर फॉइल ये वाला है, ये आपके पास रहेगा जो मैंने हाईलाइट किया है। और ये वाला जो देख रहे हो ना, ये बैंक वालों के पास जमा कराना पड़ेगा आपको। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो, आपका जो बैंक में आप जमा कर रहे हो उसका खाता नंबर, एसबीआई अकाउंट या जो भी अकाउंट नंबर है वहां पे आपको, फिर जिसका अकाउंट होल्डर है उसका नाम, उसका टेलीफोन नंबर, कितना अमाउंट जमा कर रहे हो और वर्ड्स में कितना है। जैसे 22,000 है तो 22 TW स्पेलिंग लिख के लिख देना है यहाँ। और यहाँ पे आपको देखो टोटल करके यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास, इस पे साइन करने की जरूरत नहीं होती है। और ये जो होता है ये बैंक में जमा होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ब्रांच का नाम लिखना होता है, डेट यहाँ पे मेंशन करनी होती है, अकाउंट नंबर जैसे यहाँ पे आपने किया था सेम वही चीज यहाँ पे भी भरना है। अब अगर आप कैश में जमा कर रहे हो तो कितने की नोट है, मान लो 2-2 हजार की है तो 2 नोट, है ना, 500 की है तो 1 नोट। तो ऐसे कर करके आपको टोटल काउंट करके यहाँ पे और टोटल यहाँ पे लिख देना हो। और अगर आपने चेक के थ्रू किया है तो आप चेक पे टिक लगा दोगे और अमाउंट लिख दोगे। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो नाम वाम बिल्कुल वैसे ही जमा करके। अब अगर आप चेक से कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डिटेल भरनी होती है, नेम ऑफ द ब्रांच जो चेक जिसका है। और अगर आप जमा कर रहे हो तो आपके साइन चाहिए, आपके पेरेंट्स के साइन नहीं चाहिए। बेशक आपके खाता जो है अकाउंट आपके पेरेंट्स का, जो जमा कर रहा है उसके साइन चाहिए होते हैं। यहाँ पे वो साइन करके और ये जो है जमा कर देता है। आजकल आप देखोगे बैंक में ना एक डब्बा बना रहता है, बॉक्स, उसी बॉक्स के अंदर फिट कर दिया जाता है, उसी में जगह होता है। आपको बैंक वालों से भी कोई मतलब नहीं होता, बस इसको भर के और जमा कर दो और ये प्रूफ के तौर पे वहां पे स्टैंप होता है, उस पे स्टैंप मार लो। और आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक आ गई, अब तो मशीन ही आ गई है, आप मशीन के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप चेक जमा कर रहे हो तो मशीन हैं उसमें स्कैन करके और उसका प्रिंट आउट दे देती है वो। और वो जो है प्रूफ के तौर पे एक उसकी कॉपी अपने पास जमा हो जाती है। तो ये भी हो जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज आज की डेट में अवेलेबल है। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, पे इन स्लिप एक ऐसा फॉर्म है जो बैंक में अवेलेबल होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू द बैंक। इट हैज अ काउंटर फॉइल विच इज रिटेन्ड बाय द डिपॉजिटर एंड दिस इज द काउंटर फॉइल। मैंने बता दिया आपको, ये काउंटर फॉइल है, ये आपके पास रखना होता है। कई बच्चे तो दोनों ही फोल्ड करके उसी में डाल देते हैं। बेटा ये प्रूफ के तौर पे आपको रखना चाहिए, जिससे कि आप कल को प्रूफ दिखा सको कि मैंने ये जमा किया है। और अगर आप चेक जमा करते हो तो उसकी मशीन आ गई है, लेकिन अगर मशीन नहीं है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट एक फोटो खींच के रखना चाहिए प्रूफ के तौर पे कि ये वाला चेक नंबर हमने जमा किया है। उससे आप कल को क्लेम कर सकते हो। ये प्रूफ है, मैं आगे बताऊंगा चेक जब हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें किसी बच्चे को कुछ पूछना है? मैं जहां तक उम्मीद करता हूँ कई बच्चों पेरेंट्स के साथ गए होंगे तो उन्होंने इसको यूज भी किया होगा। हाँ बेटा, और किसी बच्चे को कुछ पूछना है इससे रिगार्डिंग?
ठीक है, सर, तो सबको हाँ बोलो। अगर हम कहीं शॉपिंग गए और मान लो हमने क्रेडिट कार्ड वगैरह से किया तो वो किसमें आएगा? वो भी फिर कैश से मेमो में बोलिए, आएगा। एक बार रिपीट करना बेटा क्वेश्चन। अगर हम कहीं शॉपिंग वगैरह में गए और क्रेडिट कार्ड वगैरह से करें तो वो किसमें आएगा? क्रेडिट कार्ड से बैंक में जमा करना चाहती हो तब कह रही हो क्या? नहीं, बिल के लिए। हाँ बिल, अच्छा बिल के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करती हो तब। यस सर, यस सर। तो आपको, अगर आपने कैश में पे किया तो आपको कैश मेमो देगा, उसमें क्या बड़ी बात है। आप स्कैन करके, जैसे मान लो रुपए से या जैसे भी आपने पे किया, तो पे करने के बाद दुकान वाला जो है उसके पास मशीन होती है, उसमें वो चेक कर लेता है कि पैसा उसे रिसीव हो गया है और आपको कैश मेमो दे देगा। ये तो वही बात है ना, आपने जैसे कैश ना दे के आपने दूसरा यूज किया टूल, लेकिन मिलेगा आपको कैश मेमो। और अगर आपका कुछ पैसा उधार बच गया है तो फिर आपको फिर वो जो है बिल दे सकता है वो। अगर उधार रहेगा तो बिल देगा, और अगर आपने सारा पेमेंट कैश में किया है तो कैश मेमो देगा। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है और ये भी आप फेमिलियर हो। देखिए चेक क्या होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो राइटिंग में होता है एंड ड्रॉन अपॉन द बैंक। ये जो चेक होता है ना, ये बैंक की जिम्मेवारी होती है इसका पेमेंट करना। अब जैसे आपने अगर कोई अकाउंट ओपन कराया होगा, तो आप चेक बुक अगर इशू करते हो अपने नाम से, तो बैंक वाले आपको चेक दे देते हैं। तो जो चेक वो लोग देते हैं, वो चेक में अगर आपने जैसे मान लो किसी के नाम पे चेक जमा करना है, जैसे सपोज करो यही वाला चेक देखते हैं, देखो यहाँ ये पे, देखो ये वाली लाइन देखना जरा ध्यान से, समझा देता हूँ। ये देखो, ये पे किसको कर रहा है? टीच लेन को। ये कोई कंपनी है या कोई कस्टमर है उसको पे कर रहा है। कितना पे किया है? रुपए 5000 ओनली। ये ओनली इसलिए लिखा जाता है कि कोई यहाँ पे आगे लिख ना ले, और ओनली करके डैश लगा देना चाहिए, ये अच्छी आदत होती है। और कई लोग आप देखोगे यहाँ पे, जैसे इसने 5000 लिखा है, यहाँ पे सेलो टेप भी कई लोग लगा देते हैं, आपने देखा भी होगा, और इसके ऊपर भी लगा देते हैं कई लोग, लगा देते हैं, क्योंकि इसमें फिर वही है ना, फिर इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती है। और यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका लिखा होता है, जिसने पेमेंट किया है उसका अकाउंट नंबर होता है। जैसे मान लो मेरा चेक है, तो मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, और यहाँ पे साइन होगी उसकी जो भी कंसर्न है। अब जैसे दीपक दास के नाम का चेक है, तो दीपक दास की यहाँ पे साइन हो रखी है, और इसने लिख दिया है कि ये टीच लेन को 5000 रुपए देना चाहता है, और ये पैसा जो है पेमेंट हो जाएगा। अब ये ले जाके आपको पे इन स्लिप में भरना पड़ेगा, और इसकी पूरी डिटेल्स भर के आप जमा कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ पे ये जो तीन चीजें हैं, आपको मैं एक बार बता देता हूँ। हालांकि ये अपने सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये देखो चेक नंबर लिखा हुआ है, ये हमेशा आप देखना स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाली लाइन जो ये बीच में मैंने किया हाईलाइट, एक बार मैं हटा के कर देता हूँ अच्छे से। ये वाली, ये जो है हमारा चेक नंबर है। चेक नंबर में क्या होता है, जनरली आप देखोगे, अब जैसे ये है कॉमा में अंदर बंद रहता है। अब जैसे ये है 950020, ये आपका चेक का नंबर है। ये इससे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं चेक को। ठीक है, तो जो भी भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक होगा, वो इस नंबर का चेक जो है एक ही बार इशू हुआ होगा। ठीक है, फिर आ जाता है MICR कोड। MICR कोड जो होता है, ये अलग से कोड बैंक यूज करता है, और ये जो है आप बैंक वालों के लिए होता है। इसी तरह से RBI का अकाउंट नंबर होता है, तो ये RBI के थ्रू जो इशू किया गया होता है, वो RBI अपने डिटेल्स के लिए रखता है। और नीचे देखो ट्रांजैक्शन कोड है, तो ये ट्रांजैक्शन का कोड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक चीज और आपके दिमाग में चल रही होगी कि सर ये जो है बहुत अजीब गरीब राइटिंग में क्यों लिखा गया है, कोई बताएगा मुझे बच्चा? इसकी राइटिंग हमेशा आपने देखा होगा चेक में नॉर्मल नहीं होती है, एबनॉर्मल सी होगी। जैसे देखो 6 कैसे है, 9 कैसे है, अजीबोगरीब ढंग से बनी रहती है। ये क्यों बना रहता है, कोई बच्चा मुझे ट्राई करेगा बताने की? गेस करो तो स्टूडेंट्स, किसी बच्चे को पता है? जैसे आप ये देखो, ये 9 जो है देखो अजीबोगरीब सा है। ये वाला 9 ऐसा होना नहीं चाहिए 9, लेकिन देखो यहाँ पे अजीब सा है। ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, क्यों ऐसा है? मैं बताता हूँ। इसको इसलिए बनाया जाता है, ये एक अलग तरह का पैटर्न होता है जो दूसरे चेकों में नहीं मिलेगा। हर एक नंबर का अपना पैटर्न होता है। ये इसलिए किया जाता है कि कल को कोई दूसरा बच्चा या कोई दूसरा कस्टमर इसका प्रिंट आउट निकाल के और डुप्लीकेट ना बना सके। और ये एक स्पेशल इंक यूज की जाती है इसमें। वही इंक जो है
ये इंक मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, आपको बैंक ही प्रोवाइड करता है। हर एक बैंक को ये इंक जो है गवर्नमेंट देती है और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में देती है, और इसका पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो चेक बनता है तो उसी इंक को यूज किया जाता है, और इसके लिए एक मशीन होती है, वो मशीन जो है इसको स्कैन करती है। आपने देखा होगा जब भी आप चेक दोगे ना तो बैंक मैनेजर के पास वो चेक जाता है, और बैंक मैनेजर उस चेक को उस मशीन में डालता है, और उसके बाद ग्रीन लाइट जलती है, यानी कि वो चेक जो है जेन्युइन उसका पता चल जाता है, और वो स्कैन कर लेती है कि हाँ इसके अंदर जो इंक यूज की गई है वो जेन्युइन इंक है। तो ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। चेक को चीटिंग इसके साथ करना नामुमकिन है। आप देखोगे हर चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हो ना आप, ये जो जा रही है, इसमें तो ढंग से नहीं आया है। आज आप अपने चेक में देखना, इसमें आपका अकाउंट नंबर लिखा रहता है, बहुत छोटे छोटे। आपको देखने में लगेगा कि ये लाइन है, लेकिन ये दरअसल आपका अकाउंट नंबर है। तो आप इसको अगर उससे देखोगे ना, जूम करके, जो इसका आता है ग्लास, मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग लेंस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको अकाउंट नंबर नजर आएगा। ये आज चेक करना, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास अवेलेबल, वैसे अगर आंख आपकी ठीक ठाक है तो आप वैसे भी ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये वाली जो लाइन देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, ये वाली जिसपे इसने लिखा है 5000 रुपीज ओनली, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन के ऊपर आपका अकाउंट नंबर लिखा रहेगा। जैसे मान लो अकाउंट नंबर है 8563, ये देखो नीचे लिखा हुआ है 856326145263 तो ये लगातार लिखा रहेगा, लगातार इतना नजदीक नजदीक लिखेगा जैसे देखने वाले को लगेगा लाइन है, दरअसल ये लाइन नहीं होती। और इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और कई सारे जो है मतलब आपको ध्यान दोगे तो पता चलेगा। ये सब नंबर जो है उसी के पैटर्न में होते हैं, ये भी जो है ये स्पेशल पैटर्न होता है। और ये जो नंबर है तब तक ये इशू नहीं किया जाएगा जब तक आप इस नंबर को यूज ना कर लो। जब ये OMRC जो मशीन है उसमें जब ये रीड कर लेगा तो ये जो नंबर है अपने आप डिटेक्ट हो जाएगा, और अगली बार जो है बैंक इस नंबर का चेक बना सकता है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। जब तक ये यूज नहीं होगा चेक, तब तक इस नंबर को यूज नहीं किया जाएगा बैंक के द्वारा, जब तक वो चेक जो है मतलब उसको खत्म नहीं कर दिया जाता, कैंसिल आउट नहीं कर दिया जाता बैंक की तरफ से। तो इसमें फ्रॉड करना नामुमकिन है। फिर भी आप देखोगे फ्रॉड करने वाले तो भाई बैठे रहते हैं दिन भर दिमाग लगाने के लिए, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और जानबूझ के बनाया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या बताना है कि चेक जो है एक डॉक्यूमेंट है जो राइटिंग फॉर्म में होता है और बैंक के ऊपर ड्रॉ किया गया होता है, और हमारे बैंक की जिम्मेवारी होती है इस पैसे को पे करना है। सपोज करो मुझे अपने दोस्त को 5000 जमा करना है, पे करना है, उसने बोला कि मेरे अकाउंट में पे कर दो। मैंने बोला ठीक है ये ले चेक, और 5000 मैंने लिख के दे दिया और अपनी साइन करके दे दिया, और उसको बोला ले जाके जमा करा लेना, ले लेन पैसे। तो मेरा दोस्त क्या करेगा, अपने बैंक में जाएगा और जाके जमा करा देगा। अब उसका बैंक मेरे बैंक से बात करेगा कि आपका एक चेक है और ये है आपका कस्टमर, और 5000 का चेक आया है, देखो कि 5000 उसके अकाउंट में है कि नहीं। और इवनिंग में यही सब करते हैं बैंक वाले। फिर वो जो देख के बताता है कि हाँ अभी इसमें पैसे इसके 5000 है सुरक्षित, फिर एक बहुत ही स्पेशल तरीका होता है उसमें, फिर वो पैसा मेरे बैंक से कम हो जाएगा, यानी कि डेबिट हो जाएगा और उसके अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो है जितने भी नंबर्स हैं इनका यूज होगा, और जो भी है इसका प्रोसीजर ये सारा का सारा उसी तरह से रिकॉर्ड होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स, हाँ नेक्स्ट आ जाता है डेबिट नोट। अब देखिए डेबिट नोट क्या है, ये कई बार बहुत बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है। इसको एकदम आसान भाषा में मैंने कोशिश किया समझाऊं। देखिए हमेशा ना जो डेबिट नोट है ये बायर और सेलर दोनों के द्वारा बनाया जाता है। पहली बात तो ये है कि बायर और सेलर दोनों ही इसको बनाते हैं। अब मैं देख रहा था बुक में कई जगह खाली बायर लिखा रहेगा, कई जगह सेलर, लेकिन ये दोनों से बनाया जाता है। एंड इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द बायर रिटर्न। अब कब बनाया जाता है, देखो जैसे मान लो खरीदार है, किसी ने परचेज किया सामान, और वो सामान अपना खरीदा हुआ सामान जब वो लौटाता है सेलर को, तो ऐसे में जो है डेबिट नोट बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो डेबिट हो गया ना। क्योंकि उसने, जैसे मान लीजिए मैं दुकान वाले के पास गया, मैंने उससे सामान खरीदा, और सामान 20,000 का खरीदा था मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से 5,000 का सामान लौटा रहा हूँ आपको, तो ऐसे में मैं डेबिट नोट बनाऊंगा। ठीक है, ये डेबिट नोट जो है बायर की तरफ से बनाया जाएगा कि वो सामान जो है लौटा रहा है, परचेज किया हुआ। इसी तरह से सिमिलरली a seller of the goods will make a debit note if he finds that his goods have been invoiced for less amount.
अगर मान लो कि जो सेलर है उसको ये लगता है, ये वाली लाइन, सेलर को अगर लगता है कि जो भी उसने सामान बेचा था उसकी जब उसने इनवॉइस बिल बनाई थी, इनवॉइस बिल मतलब उधार जब बेचा था, तो इनवॉइस बिल बनाते समय कम अमाउंट से बना दिया था, उससे गलती हो गई, तो ऐसे में वो अपने कस्टमर को डेबिट करेगा, यानी कि देनदार बनाएगा कि भाई और पैसे दे तू, तो ऐसे में वो डेबिट नोट बना के देगा। तो डेबिट नोट यही होती है स्टूडेंट, डेबिट नोट नंबर होता है, यहाँ देखिए आप ऊपर, डेबिट नोट नंबर होता है, इनवॉइस नंबर होता है, और यहाँ पे नाम होता है, ठीक है, और आपका जो जो कंपनी है जो भी है आपका नाम रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से लिखा रहता है कि रिसीव्ड रिटर्न ऑफ 15 केजी शुगर रिसीव्ड डैमेज इन ट्रांजिट। रास्ते में जाते समय 15 किलो का जो शुगर है वो डैमेज हो गया था। अब शुगर क्या डैमेज होगा आप बताना जरा, कैसे डैमेज होगा? चटनी बन जाएगी उसकी, या सीलन लगने से खराब हो जाता है कई बार, जैसे आप सामान भेज रहे हो, अब उसमें क्या हुआ, वो एकदम गोल मटोल बॉल बन जाएगा, पता लगा चीनी को हथौड़े से फोड़ फोड़ के तोड़ना पड़ेगा, ऐसे समय पे जब खराब हो जाता है तो उसको वापस कर देते हैं लोग, तो इसको बोलते हैं डेबिट नोट। तो बस ध्यान ये रखना, लिखते समय बस ये लिखना कि डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बोथ बाय द बायर एंड द सेलर, एंड इफ द बायर रिटर्न्स द परचेज गुड्स ड्यू टू सम टेक्निकल डिफॉल्ट और से एनीथिंग, then he will make that debit note, and at the same time the seller can also make a debit note if he finds that whatever goods he has sold uh, that has been sold with a less amount, कम सर amount। क्रेडिट नोट भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, इसका ठीक उल्टा होते हैं। तो सर फिर ये अगर हाँ क्या ये अगर सेलर अगर ये बनाता है तो बायर फिर दूसरा बनाएगा ना, मतलब देखो कुछ। बेटा, क्या है ना कि मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली बायर ही डेबिट नोट बनाए, जनरली आप देखोगे हमेशा बायर ही डेबिट नोट बनाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि देखो जनरली कस्टमर इसको यूज नहीं करते, दुकान वाले करते हैं, जैसे दो दुकान वाले हैं, एक दुकान वाले ने दूसरे दुकान से सामान खरीदा उधार, क्योंकि जनरली यही लोग उधार खरीदते, तो ऐसे में जो दूसरा दुकान वाला है जिसने उधार खरीदा वो डेबिट नोट बना के सामने वाले को दे, समझ गए? और इसी तरह से क्रेडिट नोट भी होता है। तो आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मत सोचिएगा, इसीलिए आपको कई बुक्स में ऐसे मिलेगा कि डेबिट नोट इज मेड बाय द बायर, है ना? तो लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब मैंने आपको एग्जांपल इसीलिए बता दिया कि मान लो जो सेलर है, सेलर को सेलर ने जल्दी जल्दी बिल बना दिया और उसको एकदम ध्यान नहीं रहा, वो हो जाता है कई बार दुकान वाले से गलती, और शाम को जब वो चेक कर रहा था तो उसको एकदम नोटिस में आया कि अरे एक तो गलती हो गई है, जो सामान 1000 रुपए का था उसने उस पे 100 100 रुपए का रेट लगा दिया है, और वो 10 आइटम लेके गया है, तो 10 आइटम 1000 100 100 रुपए के हिसाब से 1000 का ही बिका, जबकि ज्यादा का बिकना चाहिए था। तो ऐसे में वो डेबिट नोट बनाएगा और उस डेबिट नोट को बना के और जो परचेजर है उस तक पहुंचवा दे। मेरी बात क्लियर हो गई बेटा आपको? यस सर। हाँ, तो बस ये समझ लीजिए डेबिट नोट दोनों बना सकते हैं, परचेजर और सेलर दोनों ही बनाते हैं। किसी बच्चे को डाउट है इसमें तो एक और एग्जांपल देके बता सकता हूँ। देखो मैं एग्जांपल देके ही बता देता हूँ, एक और ध्यान से समझना। मान लो मैं दुकानदार हूं और एक और दुकानदार है दूसरा, तो मैंने क्या किया, 1 लाख का सामान बेचा अपने दूसरे दुकानदार को, वो मेरे से खरीद के ले गया उधार। अब क्या हुआ, जो मैंने सामान 1 लाख का बेचा था उसमें से 20,000 का सामान उसने लौटा दिया मुझे, तो अब उसको कितना देना है, सिर्फ 80,000 ही तो देना है। तो अब वो डेबिट नोट बनाएगा जिसने मेरे से सामान खरीदा था, डेबिट नोट ये बनाएगा कि 20,000 का मैंने सामान लौटा दिया और मुझे सिर्फ अब 80,000 रुपए पे करने हैं। तो डेबिट नोट यहाँ पे कौन बना रहा है, परचेजर। अच्छा, केस नंबर 2, मान लो मैंने 1 लाख का सामान बेच दिया और बाद में मुझे पता चलता है कि वो सामान दरअसल 1,20,000 का था, गलती से एक आइटम जो मैंने उसको बेच दिया है वो गलती से उसकी वैल्यू गलत लगा दी, और मेरी गलती है ये, और अब मुझे पता चल गया है, तो मैं डेबिट नोट मैं भी बना सकता हूँ, ये लिखते हुए कि जो मैंने आपको सामान दिया था उसमें रेट जो है इतने की जगह इतना होना चाहिए था, तो ये अमाउंट आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये डेबिट नोट सेलर ने बनाया परचेजर के ऊपर। आई होप अब आ गया होगा सबको। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट नोट, बिल्कुल उसी का भाई, कह रहा है इट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू अ डेटर। ये एविडेंस दिखाता है, ये प्रूफ दिखाता है कि जो देनदार है उसके ऊपर हम लोगों ने जो है क्रेडिट चढ़ा दिया है,
उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कस्टमर है, जो देनदार है, उसको अब कम पैसे देने पड़ेंगे। जैसे उसको देने थे 20,000, अब हमने बोला कि चल हम तेरे को डिस्काउंट दे देते हैं और तू 20,000 की जगह सिर्फ 18,000 पे कर दे, कोई बात नहीं। तो ऐसे में हम उसको क्रेडिट नोट पकड़ाएंगे, ऐसे में उसकी लॉटरी लग जाएगी। तो क्रेडिट नोट तब दिया जाता है जब आपको अपने डेटर का अमाउंट कम करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट द क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू अ डेटर। एग्जांपल डिस्कस कर देता हूं जो बुक में ही है, कि इफ अ कस्टमर रिटर्न्स गुड प्रीवियसली इनवॉइस्ड और द कस्टमर इज अलाउड फर्दर डिस्काउंट, अ क्रेडिट नोट इज इशूड। तो मैंने आपको एग्जांपल से तो अच्छे से बता ही दिया कि मैंने आपको सामान दिया, आप मान लो दुकानदार हो और मैं भी दुकानदार हूं, मैंने आपको सामान दिया और उसमें मैं कह रहा हूं कि और डिस्काउंट दे देता हूं। तो जो सामान आपको 20,000 का पड़ा था डिस्काउंट लगा के, अब मैंने एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगा के अब वो 18,000 का दे रहा हूं, तो 2,000 का और कम हो गया, तो ऐसे में मैं आपको क्रेडिट नोट दूंगा। ठीक है, आ गया समझ में सबको? किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। सर हाँ, ये सिर्फ उधार पे ही होता है क्या? अगर क्या हम चीज? कैश हाँ, पेमेंट करें तो नहीं लगेगा इसमें नहीं नहीं क्रेडिट नहीं नोट नहीं वगैरह? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। देखो सुनो, अगर आपने कैश में पेमेंट कर दिया ना बेटा, तो इनका दोनों का रोल खत्म, ना डेबिट नोट ना क्रेडिट नोट। ये होता है उधार के समय। जनरली आप देखोगे जो इनवॉइस बिल होती है उसी पे एप्लीकेबल होता है। और हमेशा देखना दुकान वाले जो है उधार ही लेते हैं, उसका पेमेंट वो लोग बाद में पे करते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा, जैसे जो दो सेलर होते हैं ना, एक सेलर और परचेजर, ये हमेशा उधार ही चलता है। ठीक है, जब कैश मेमो दे दिया जाता है तो उसी समय उसका रोल खत्म। आ गया सबको समझ में? यस सर। हाँ, तो आज इतना ही था बेटा हमारा टॉपिक जो था। इसमें किसी भी बच्चे को पूछना है तो बताइए। एक बच्चे नहीं तो फिर मैं एक दो बच्चों से फीडबैक लूंगा, देखता हूँ कितने बच्चों को समझ में आया। पूछूं? सर यस। हाँ, जैसे कई बार दुकान वाले वैसे रफ स्लिप पे लिख के दे देते हैं बिल नहीं वगैरह या कुछ भी, तो वो हाँ, सोर्स डॉक्यूमेंट में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा बेटा, क्योंकि वो तो रजिस्टर वो उल्लू बनाते हैं। ठीक है, वो चाहते नहीं है कि रिकॉर्ड में ये चीज चढ़े। तो ऐसे में अच्छे कस्टमर होने के नाते और कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते आपको बोलना चाहिए कि भैया ओरिजिनल रसीद दो, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप एक बार बोल के देखना, देखना आराम से वो करके देखना। ठीक है, वो लोग तो कस्टमर को उल्लू समझते हैं, और कस्टमर ज्यादातर आपने देखा होगा उल्लू होते भी हैं। आप कोई सामान खरीदने जाओगे तो आपको जब वो सामान बेच देते हैं ना, तो कई बार कई कस्टमर, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, कि हम बोलते हैं भैया इसकी बिल दे दो, यानी कि कैश मेमो दे दो। तो कैश मेमो जब वो देगा ना, तो एक कागज फाड़ लेता है कहीं से और अपना अलग ही कागज रखा रहता है, और उसको बड़े स्टाइल से लिख देगा, पता नहीं क्या किचिर किचिर लिख के बोलता है ये लीजिए। अब आप बोलोगे ये क्या है भैया, अच्छे वाले में दो, बोलेगा कोई बात नहीं मैं समझ जाऊंगा, राइटिंग मेरी राइटिंग, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में उसको फोर्सफुली बोलो कि ये गलत है, आप सही करके दो, नहीं तो मैं आपके सामान नहीं लूंगा और कंप्लेन करूंगा। तो अपने आप देखना गिड़गिड़ा के देगा, हो सकता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देना शुरू कर दे। समझ गए? ऐसे ही सारे कस्टमर अगर अवेयर हो जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी दुकान वालों की। और कई कस्टमर आपने देखा होगा, कई अड़ जाते हैं लेके आते। अब यहाँ पे तो अपने इधर नजफगढ़ में क्या है, दूसरा कस्टमर मांगेगा, दूसरा बोलेगा यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, हट जा जल्दी, फटाफट जा, हमें करने दे। मतलब कस्टमर दूसरे कस्टमर की रेस्पेक्ट ही नहीं करता, तो दुकान वालों की तो लॉटरी लगेगी। और दुकान वाले तो एक दो अपने पुराने कस्टमर ऐसे बिठा के रखते हैं कि दुकान वाले की तारीफ करते रहते हैं, तो ऐसे में आपको भिड़ जाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए कंज्यूमर कोर्ट होती है, आप सीधा वहां जाके फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ सकते हो, वकील फ्री में मिलता है, और 1 हफ्ते के अंदर उसको नोटिस मिलेगी। दुकान वाले को फिर देखना एकदम आपके घर आएगा गिड़गिड़ाते हुए। ठीक है, ओके सर। ओके हाँ सर, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट टाइम ट्राई कोई करते बिल, हाँ ट्राई करके एक बार देखो, मुझे बताना जरा कौन नहीं मान रहा है। उसको खाली एक बार धमका देना कि भाई मुझे लग रहा है द्वारका जाना पड़ेगा, पता कर लेना कंज्यूमर कोर्ट देखा है ना द्वारका में कहाँ है। हैं, ढूंढ लेंगे। ढूंढ क्या लोगे भाई, तुम्हें पता होना चाहिए, सेक्टर 10 के पास है, वेलकम होटल के ठीक बैक साइड में। ठीक है, अब ये बताइए,
चेक जो है, चेक के बारे में कौन समझा रहा है? एक बच्चा मुझे चेक के ऊपर समझाया जरा, देखो कितना समझ में आया है। चेक क्या है, इसकी खास बात क्या होती है, इसके बारे में कुछ बताइए तो। कौन बच्चा पार्टिसिपेट करेगा? तुम लोग आजकल ना डिस्कशन में भाग नहीं लेते हो, अवॉइड करते हो, जो कि गलत आदत है। जब तक डिस्कशन नहीं करोगे और शर्माने लगे हो कोई आंसर बताने में, इसमें क्या बुराई है? ट्राई करने में क्या जा रहा है? कौन बताएगा चेक क्या होता है? मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, व्हाट इज चेक? चेक इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, एवरीबॉडी नो, बट इसके बारे में दो तीन खूबियां बता सकता है कोई बच्चा? अभी अभी तो मैंने बताया है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ना बताओ आप? हाँ बोलिए। रोल नंबर 10 से 15 के बीच में कोई बताना चाहता है? सर 13 रोल नंबर। चलिए ट्राई कीजिए बेटा, वेरी गुड। सर ये बेसिकली एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये साइन करके ये लिख देते हैं हम कि हम इस आदमी को इतने रुपए देना चाहते हैं अपने अकाउंट में से, तो फिर अच्छा हमारा काम बैंक करके दे देता है। बैंक उसे डायरेक्टली रुपए दे देता है, चाहे वो किसी भी ब्रांच का बैंक हो, हमारे अच्छा, अकाउंट से निकाल के। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, मैं स्क्रीन आपके लिए बड़ा कर रहा हूँ, ये देखो, ये मुझे यस सर। बताना जरा, ठीक है? समीर बोल रहे हो? यस सर। अच्छा बेटा, ये आपने कई बार देखा होगा, यहाँ पे जो है इसकी जगह कई लोग सेल्फ लिख देते हैं, सेल्फ। आपने देखा होगा कई बार सेल्फ लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? पता नहीं सर ये तो। पर्सनली कौन बता रहे हैं, कौन ट्राई मैं करेगा? बताऊं? सर हाँ मैं गर्ल्स बता में से, गर्ल्स में से एक बच्चे ने जिसने बोला है मैं बताऊंगा, नाम बताइए। सर मैंने बोला है। सर हाँ जब हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं हाँ, तब तब इसको, सेल्फ लिखते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मान लो आपका बैंक अकाउंट है और आपने सेल्फ लिख दिया और वो चेक मेरे हाथ लग गया, यानी कि आपका चेक आपने मुझे दे यस दिया, सर। तो क्या मैं आपके बिहाफ पे पैसे निकाल सकता हूँ? नो सर। बिल्कुल निकाल सकता हूँ बेटा, क्योंकि सेल्फ का मतलब होता है जिसके हाथ में ये चेक है वही इसका मालिक है। समझ रही हो? जब आप सेल्फ लिख देते हो तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो जिसके हाथ में ये चेक है ना वही इसका मालिक बन गया। तो इसीलिए आपको सर ध्यान रखना। आजकल तो बैंक अगर हम जाते हैं तो वो हमारे सामने हमारे सिग्नेचर करवाते हैं तो चेक मैं पे। तो मैं आपको देखो समझा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास, सपोज करो ये मेरा चेक है, मैंने आप यहाँ पे सेल्फ लिख दिया, ठीक है, और आपको पकड़ा दिया चेक। अब आप जाके अपने बैंक से पैसे निकाल के, और आप कैश भी निकाल सकती हो या फिर बैंक जो है आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा भी कर सकते हो। तो ये 5,000 रुपए आपको बैंक जो है कैश में दे देगा और आप घर लेके जा सकती हो। तो लिखा मैंने सेल्फ, लेकिन पैसे आपको मिल गए। दरअसल सेल्फ का मतलब क्या होता है, सेल्फ जैसी लिखोगे तो जिसके पास ये चेक होता है वही इसका मालिक बन जाता है। जैसे रुपए में होता है ना, जिसके पास रुपए हाथ में आ जाते हैं वही उसका मालिक है। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, वो वाली कहावत हो जाएगी इसके साथ। तो इसीलिए अगर आपने सेल्फ लिख दिया तो जो भी आदमी जाएगा अमाउंट निकालने, उसी के पास ये जो है पैसा हो जाएगा। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर सेल्फ लिखवा के 2 थप्पड़ मार के चेक छीन के लेके भाग जाओ। बेटा चेक छीन के लेके भाग जाओगे तो दूसरा वाला जो है वो क्या करेगा, अपने चेकबुक में उसके पास नंबर तो होता ही है, वो ये देख लेगा कि कौन सा चेक है, क्योंकि ये जो है हमेशा बढ़ता रहेगा। अब जैसे 20 है ना, इसके अगला चेक जो है चेकबुक में 21, 22, 23 ऐसे चलता रहेगा। तो वो देख लेगा कि कौन सा चेक था, उसको बैंक में फोन करके और कैंसिल करा देगा। तो इसीलिए बैंक वाले 1-2 दिन का फालतू टाइम लेते हैं, जिससे कि जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड में रखें। तो आपको जो है पैसा जो है वो मिलेगा ही नहीं, और उल्टा बैंक वाले आपको पकड़ भी लेंगे। तो इसमें बड़ा सेफ्टी रहे। आ गया सबको समझ में? सर हाँ जब चेक देने जाते हैं तभी वहाँ पे 2 लाइन मार्क भी है कोने पे, उसका क्या मतलब है? वेरी गुड। ये कह रही हो क्या, इस तरह से जो मार्क होते हैं यस सर। इसको बोलते हैं बेटा क्रॉस चेक। क्रॉस चेक की खास बात क्या होती है, देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं बता ही देता हूँ। क्रॉस चेक का मतलब होता है कि जब आप चेक के ऊपर 2 ऐसे क्रॉस लाइन लगा देते हो ना, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये जब भी कोई लेगा ये अकाउंट में ही पैसा जाएगा, कैश ना मिले उस आदमी को। तो क्रॉस चेक जब लग जाता है, तो अब जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, लिखा टीच लेन और क्रॉस ये क्रॉस लगा दिया,
तो क्रॉस लगाने से फायदा ये होगा कि जब टीच लेन के अकाउंट में पैसा जाएगा तो ये पैसा उसको हाथ में नहीं दिया जाएगा, उसके बैंक के खाते में जाएगा। ठीक है, तो इससे रिकॉर्ड रहेगा और उसके बैंक में ही जा सकता है, उसको हाथ में कैश नहीं मिलेगा। और जिसके नाम पे है उसी के अकाउंट में जाएगा, दूसरा कोई इस पे नाम नहीं लिख सकता। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। इसमें कई लोग इसमें क्या करते हैं, मैं एक और चीज बताऊं, आपने पूछा है तो यहाँ पे अकाउंट पे ही लिख देते हैं, अकाउंट पे ही लिखना चाहिए। कई लोग लिखते नहीं है, खाली चेक क्रॉस करके छोड़ देते हैं। अकाउंट पे ही का मतलब है जिसका अकाउंट है, मतलब जिसका नाम लिखा है उसी के अकाउंट में जाएगा। तो इसका मतलब ये है, इससे और सिक्योर हो जाता है। और इसमें अच्छी बात यह है, अब जैसे मान लो मुझे किसी को पैसे देने और मैं चाहता हूं कि वो कल को मुकरे ना, मतलब मना ना करे पैसा गया है कि नहीं गया, तो मैं क्रॉस चेक लगा दूंगा। क्रॉस चेक लगाने से क्या होगा, भले ही वो चोर हो, अगर उस फ्रॉड भी हो तो जाएगा तो उसके अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट में जाएगा तो रिकॉर्ड रहेगा कि उसने मेरे से पैसे लिए थे। तो अगर वो फ्रॉड कर रहा है तो मैं उससे पैसे वापस भी ले सकता हूँ, प्रूफ दिखा के कि ये देखो ये बैंक में इसके खाते में पैसा गया है और इसी के नाम पे गया है और मेरे ही अकाउंट से गया है। तो इसीलिए ये प्रूफ का काम करता है। और कुछ पूछना है? सर हाँ सर जैसे कोई चेक दे रहा है तो फर्जी साइन करके दे दे, तो फिर जो हाँ चेक सबमिट कर रहा है बैंक उसको पकड़ेगा, या जिसने गलत साइन करके दे दिए जानबूझ के उसको? चेक बाउंस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही एक बच्चे ने बताया। देखो जैसे मान लो ये दीपक दास है, दीपक दास की ये साइन है, अब ये देख लो कौन सी फॉरेन की साइन है, तो भगवान ही बचाए। अब ये साइन है, अब आपने देखा होगा जब आप अकाउंट ओपन करवाते हो ना, तो बुक या फिर आप वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाते हो, तो आप देखोगे वो आपसे ना कम से कम 5 साइन लेते हैं, 5 सिग्नेचर्स लेते हैं, या कुछ बैंक तो 8-8 सिग्नेचर भी ले लेते हैं। तो ये साइन जो है, ह्यूमन बीइंग की एक आदत होती है, जब भी साइन करता है थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही। तो वो लोग ये साइन को मिलाते हैं, और ये साइन अगर मिसमैच हो जाती है तो ऐसे में वो चेक रूल तो यही है कि वो दोबारा कस्टमर के पास फोन करके, जो जो अकाउंट होल्डर है उसके पास फोन करके बोलते हैं कि सर इस नंबर का चेक आपने फलाना आदमी को दिया है क्या, और इतने अमाउंट का चेक है। वो कहता है हाँ, वो बोल देते हैं आपका साइन गलत है, आप दोबारा आके इसको चेक दोबारा इशू कीजिए, और बाउंस नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसी बदमाशी वो करेगा तो चेक बाउंस भी कर देता है। ठीक है, वैसे अगर वो चेक गलत साइन है तो बाउंस करने पे क्या होता है, पैसे कटते हैं। तो इसीलिए बैंक वाले इंटीमेट करके इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और इसको पैसे नहीं दिए जाते जब तक वो सही साइन ना कर दे। और ये चेक भी बेकार हो जाता है, उनको नया चेक बना के देना पड़ता है। ये चेक जो है बैंक वाले रिजेक्ट कर देते हैं और अपने पास ही रख लेते हैं, या फिर अगर अच्छा कस्टमर है तो वापस कर देते हैं और बोलते हैं दूसरा चेक दे, ये रिजेक्ट हो गया। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा, कई लोग स्मार्ट होते हैं, देखो अब मैं बता देता हूँ जब डिस्कस हो ही रहा है तो। कई लोग क्या चटकी दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए उसके अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपए हैं, या सपोज करो उसके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, और उसने क्या किया 50,000 का चेक दे दिया। 50,000 का चेक, एक बार मैं फिर दिखा दूं, 50,000 का, एक जीरो बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, 50,000 का चेक दे दिया। अब क्योंकि बैंक में तो उसके पास 10,000 है और उसने पे कर दिया 50,000, तो ऐसे में चेक बाउंस हो जाएगा। क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि उसके पास 10,000 है और 50,000 का झुंझुना दे दिया किसी को, वो बेचारा डांस करता हुआ जाएगा, भाई पैसे निकालना है। जब वो 3 दिन बाद पता चला उसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं थे, तो चेक बाउंस हो जाता है। तो दोनों को वार्निंग जाती है, जिसने जमा किया था उसको भी बुलाया जाता है कि भाई आपका जो चेक है ये बाउंस है, ऐसे आदमी से क्यों लेते हो चेक। और जिसने चेक बाउंस किया है उसको पनिशमेंट के तौर पे बैंक जो है उसको वार्निंग देता है एक बार, और उसके पैसे भी काटता है अगली बार से अगर इस तरह की गलती हुई तो। ध्यान, समझ गए? यस सर। हाँ, और कई बार आपने कई बार क्या होता है अनजाने में भी चेक बाउंस हो जाता है। कैसे हो जाता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो डेट क्या लिखी हुई है बेटा, यहाँ पे आप डेट देखो, है ना, 1/1/2020, 1 जनवरी 2020। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए किसी को ये था कि भाई उसकी सैलरी 1 तारीख को आ जाएगी और उसने चेक भी 1 तारीख का दे दिया, और गलती से क्या हुआ, उसका जो मालिक है उसने सैलरी 5 तारीख को चढ़ाई चढ़ाई। अब उसको ये लग रहा था कि सैलरी आ जाएगी और पैसे आ जाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया। तो और सामने वाला जिसको उसने चेक दिया था वो दौड़ा दौड़ा गया, उसने ले जाके चेक तुरंत जमा करा दिया उसी दिन। अब बैंक जो है बाउंस कर देगा चेक, तो ऐसे में पेनल्टी लगेगी। तो ऐसे में आपको तुरंत उसको बताना चाहिए जिसको आपने चेक दिया है कि भाई मेरी सैलरी आई नहीं है और मेरे खाते में इतना पैसा नहीं है, रुक जा।
और अगर वो नहीं रुकेगा, बदमाश होगा, तो ले जाके जमा कर देगा, लोग आएंगे, फिर अपना भुगतो। तो ऐसे में आपको क्या होशियारी दिखानी चाहिए कि चेक के ऊपर जो है आप 1 तारीख डेट ना डालो, आप यहाँ पे 10 लिख दो, 10/1/2020। अब वो 10 तारीख से पहले उसको पैसा मिल ही नहीं सकता, तो 10 तारीख से आप चेक दे दो, लेकिन 10 तारीख से पहले वो नहीं जा सकता बैंक में, और चला जाएगा तो बैंक वाले थप्पड़ मार के वापस दे, उसको बोलेंगे देख भाई ये 10 तारीख लिखा है, अभी नहीं मिलेगा, 10 तारीख के बाद ही आना जा। तो ये ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप चेक के बदले एडवांस में पैसा भी ले सकते हो, ठीक है। और कोई, अच्छा ये एक चीज उसके और ऊपर तो देखो, बैंक फिर इंटरेस्ट भी लेगी ना? हाँ वो बैंकिंग चार्जेस लेते हैं थोड़ा सा, सर बैंकिंग चार्जेस बोलते हैं 50-100 रुपए, मतलब वो तो डिपेंड करता है अमाउंट कितना है उसके हिसाब से, ठीक है। ये यस सर। कोड होता है बेटा, कहाँ का बैंक है, किसने इशू किया है, ये सब हमारे काम की तो नहीं है, लेकिन ये बैंक वालों को इस बात की जानकारी होती है। और ये जो आप देखते हो ना, ये जो इंक से लिखा हुआ है, ये जो पैटर्न बनाया हुआ है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं इंक से, ये बहुत स्पेशल इंक होती है, ठीक है। ये इंक मार्केट में आप लाख कोशिश कर लो, आपको मिलेगी नहीं। ये सिर्फ आरबीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और बड़ा गिन चुन के वो लोग हर एक बैंक को देते हैं, और वहीं से चेक बन के आते हैं। तो ये अमाउंट इंक जो है आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगी, तो इसीलिए आप अगर किसी का चेक का फोटो स्कैन भी कर लोगे, ओरिजिनल प्रिंट भी निकाल लोगे, तब भी आप उल्लू नहीं बना सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मशीन जो है ना, वो इसको रीड ही नहीं करेगी, कहेगी कि ये तो नकली है, ये फालतू है, और जो भी लेके गया होगा चेक, उसको पकड़ के, समझ सकते हो क्या करेंगे वो लोग। ठीक है, तो यही है हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रूफ के तौर पे हम लोग पेश कर सकते हैं, और इन्हीं की मदद से अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड होता है। अकाउंट्स की बुक ऐसे नहीं ऐरा गैरा कोई भी अमाउंट देख के और वो बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगी, ऐसा कभी नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट्स की मदद से ही हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, और यही हम लोग करेंगे, और यही वाउचर्स में यूज किया जाता है। तो आज की हमारी क्लास खत्म हुई, इसमें सिर्फ थ्योरी वाला ही पार्ट आपको लिखना है, आपको न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हम लोग इतना नोटबुक में लिख लीजिएगा, और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जर्नल एंट्री, हम स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा बहुत आप रीड कर लीजिएगा, इसी में बीच में न्यूमेरिकल में मैं थोड़ा बहुत और समझा दूंगा वाउचर्स के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास ओवर होती है, अब आप लीव कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट ले लेना रोल नंबर 1। लीव कर सकते हो स्टूडेंट्स।